डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। ज़िले में संचालित समस्त शासकीय अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं ITI में अध्ययनरत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पंजीयन की कार्यवाही postmatricscholarship.cg.nic.in वेबसाइट पर प्रारंभ हो चुकी है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु शासन द्वारा अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। 30 सितंबर 2022 तक आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह नवीन प्रकरण हो या नवीनीकरण। नवीन प्रकरण का तात्पर्य यह है कि वर्तमान अध्ययन सत्र 2022-23 में किसी नए पंजीकृत पाठ्यक्रम पर फ्रेश आवेदन कर रहे हैं। इसी तरह नवीनीकरण का तात्पर्य यह है कि आप सत्र 21-22 में पहली बार आवेदन कर चुके हैं और सत्र 22-23 में पुनः आवेदन कर रहे हैं, या यह कह सकते हैं कि पंजीकृत पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष या चतुर्थ वर्ष में आप अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अंत तक देखें। कुछ विद्यार्थी जल्दी में खुद से कुछ गलती कर देते हैं या कंप्यूटर में ऑनलाइन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कारण मैं सारांश में कुछ बातों को बता रहा हूं ताकि आपसे गलतियां ना हो। सबसे पहले तो मैं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह बता दूं कि शासन के निर्देशानुसार पूर्व में उन्हें NSP पोर्टल scholarships.gov.in पर पंजीयन करने का निर्देश दिया गया था, परंतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा दिए गए नए निर्देशानुसार अनुसूचित जाति के वर्ग के सभी विद्यार्थियों को केवल राज्य के पोर्टल पर आवेदन करना है। यदि कोई विद्यार्थी NSP पोर्टल scholarships.gov.in में आवेदन कर भी दिया है तो उन्हें पुनः राज्य पोर्टल postmatricscholarship.cg.nic.in पर आवेदन करना है। एक खास बात और, वर्ष 2021-22 से छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा रहा है। PFMS द्वारा आधार आधारित यानी आधार बेस्ड भुगतान की जा रही है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार से लिंक खाता नंबर की प्रविष्टि ध्यानपूर्वक करना सुनिश्चित करेंगे। आपका आधार नंबर किस खाते से लिंक है उसे भी कैसे चेक करना है की विधि मैं बता रहा हूँ। आप NPCI मैपर या ये कह सकते हैं किसी वेब ब्राउज़र पर resident.udai.gov.in बैंक मैपर जो स्क्रीन में दिख रहा है एंटर करते हैं तो बस यहाँ आपको अपना आधार नंबर एवं कैप्चा कोड डालना पड़ता है, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, जिसे डालने पर आपका आधार नंबर किस बैंक से लिंक है डिस्प्ले हो जाता है। या आप किसी भी बैंक की आधार सक्षम माइक्रो ATM मशीन के माध्यम से जांच कर सकते हैं कि कौन सा बैंक आपके आधार नंबर से जुड़ा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, यदि आप सत्र 2022-23 में पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ आवश्यक तथ्य हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, जैसे तारांकित कॉलम में जानकारी भरना अनिवार्य होता है। तारांकित फील्ड उसे कहते हैं जिस फील्ड के साथ स्टार चिन्ह रहता है। आपको सभी जानकारी अंग्रेजी में भरना है। किसी भी नाम में मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, कुमारी आदि उपसर्ग नहीं लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से सावधानीपूर्वक भरना है, क्योंकि एक बार अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यह पंजीकरण अस्थायी होता है।
छात्र के व्यक्तिगत विवरण का आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण से सफल होने के बाद ही पंजीकरण को मंजूरी पोर्टल द्वारा दी जाती है। आपका बैंक अकाउंट सक्रिय है, एक्टिव है और आधार नंबर से जुड़ा है। यदि नहीं तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाता को आधार नंबर से जोड़ने के लिए कृपया अपनी बैंक शाखा में जाएं और डीबीटी प्राप्त करने के लिए बैंक सहमति फॉर्म जमा करें। बेसिक डिटेल एंड प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बेसिक डिटेल वाले पोर्शन पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर एवं जन्म तिथि भरना होता है, जिसे आपको सावधानीपूर्वक सही आधार कार्ड में दिए विवरण के अनुसार ही भरना है। यहाँ ध्यान रखेंगे आधार कार्ड में जो विवरण है वही विवरण की एंट्री की जानी है। अगला सेक्शन है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल वाले पोर्शन पर आवेदक को आधार नंबर डालना होता है, साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप यहाँ डालेंगे। अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही प्रविष्ट करें। इनका उपयोग आवेदन संबंधी सूचना प्रदान करने में किया जाता है। साथ ही यदि भविष्य में आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। आपके द्वारा यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर सही डाले जाने पर आपके ईमेल पर पासवर्ड जनरेट होकर आ जाता है। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन पर मैंने उसका लिंक दे दिया है। आई कॉन्सेंट टू अलाउ माई आधार ऑथेंटिफिकेशन में अपनी सहमति देनी है। क्लिक करने पर यह चेक बॉक्स फिल हो जाता है। परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना ही स्थायी पता, पिन कोड नंबर, पोस्ट ऑफिस डालना होता है। यहाँ पर पृथक से विधानसभा का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको अपना विधानसभा का नाम डाल देना है जहाँ के आप निवासी हो। मैं प्रदीप महाना आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं सभी सूचनाओं का प्रसारण आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आप इसी तरह सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आपको उसी समय वह वीडियो या सूचना मिल जाए, जिससे बिना कोई समय गंवाए आप उस सूचना पर अमल कर सकते हैं। क्रिएट यूर लॉगिन पासवर्ड। अगला स्टेप है क्रिएट यूर लॉगिन पासवर्ड। ऊपर दिए गए फील्ड को भरने के बाद आपको पॉपअप बॉक्स में यूज़र आईडी मिलेगा, परंतु पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड बनाने की विधि होती है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और इसमें कम से कम 1 कैपिटल लेटर, 1 स्मॉल लेटर, 1 डिजिट और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह से आपको इन 4 कैरेक्टर को शामिल करते हुए अपने पासवर्ड को 8 अक्षर का बनाना है। एक बार आईडी पासवर्ड बनने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए अपने इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करना होता है। यदि पहले आपने कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है या पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ तक आपको करना ही होगा। साथ में आगे का प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूँ उसे भी करना होगा। आगे के इस प्रोसीजर को नवीन के साथ साथ नवीनीकरण वाले विद्यार्थी भी अनिवार्यतः ध्यान से सावधानी से अपडेट करेंगे। कई विद्यार्थी नवीनीकरण करते समय इसमें से अधिकांश पोर्शन को छोड़ देते हैं। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बाद आपको छात्रवृत्ति के लिए आवेदन में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता विवरण, आवश्यक दस्तावेज और घोषणा आदि जैसे अन्य विवरणों को लॉगिन करने के पश्चात पूरा करना होता है। सारांश में मैं बता रहा हूँ। एक बार रजिस्ट्रेशन या पंजीयन होने के पश्चात विद्यार्थी को पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता है, चाहे वह नवीन प्रकरण हो या नवीनीकरण। इसके लिए वह पोर्टल पर दिए गए लॉगिन बटन को क्लिक करता है, जिसे मैंने स्क्रीन पर रेड एरो से मार्क किया हुआ है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर आपको लॉगिन पेज प्राप्त होता है। पूर्व में प्राप्त यूज़र आईडी एवं पासवर्ड डालकर स्क्रीन पर दिए हुए कैप्चा कोड डालने से लॉगिन होता है। यह कैप्चा कोड हमेशा बदल जाता है और
केस सेंसिटिव होता है। जो भी जानकारी मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनने पर और समझ जाने पर आप चाहो तो मोबाइल की सहायता से भी ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकृत छात्रों द्वारा लॉगिन करने के पश्चात आईडी खुल जाती है और आप होम पेज पर आ जाते हैं। सभी पंजीकृत छात्रों को ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुल 7 चरणों को पूरा करना होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये 7 स्टेप्स रेड कलर में होते हैं। जैसे जैसे आप स्टेप्स पूरे करते जाएंगे ये ग्रीन होते चले जाएंगे। बस यहाँ फ़र्क इतना होता है कि नवीन प्रकरण में आपको सारे डेटा फिल करनी पड़ती है और नवीनीकरण प्रकरण में पहले से डेटा फीड होती है, जिसमें से कुछ डेटा को हमको इस वर्ष अप्लाई करने के लिए बदलना होता है। होम पेज पर आपको करेंट स्टेटस, स्कॉलरशिप स्टेटस ट्रैकिंग, आधार ई-केवाईसी स्टेटस का पता चलता है। आधार ई-केवाईसी स्टेटस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस पॉपअप पर एक रेड कलर का बटन होता है, क्लिक हियर फॉर ई-केवाईसी। इसे क्लिक करते हुए विद्यार्थी ई-केवाईसी को पूरा ज़रूर करें। इसे करने पर आधार ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। यदि आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लिखित नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम आधार कार्ड में दर्ज एंट्री से मैच नहीं होता है तो आधार ऑथेंटिफिकेशन फेल्ड का मैसेज आएगा। इस स्थिति में आपको मैन्युअली नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम एंटर करना पड़ेगा, जिससे आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा और सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। दूसरा चरण है व्यू बेसिक प्रोफाइल। इस चरण में जो डाटा डिस्प्ले होते हैं उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आधार नंबर इत्यादि। ऐड अपडेट प्रोफाइल, यह भी दूसरे चरण के अंतर्गत ही आता है। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें या इसमें आपके द्वारा पहले से भरी गई जानकारियों का मिलान कर लें, आवश्यकता पड़े तो चेंज कर लें। तीसरा चरण एकेडमिक डिटेल का है। इस चरण में यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरनी है, और यदि नवीनीकरण कर रहे हैं तो करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल में एडमिशन डेट को अनिवार्यतः चेंज करें। यह एडमिशन डेट आपके एडमिशन रिसिप्ट या प्रवेश रसीद में होता है। जिस डेट में आपने प्रवेश शुल्क पटाकर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, ध्यान रहे प्रवेश तिथि प्रतिवर्ष बदल जाती है। फिर करेंट कोर्स डिटेल में आप ध्यान देंगे सेलेक्ट एडमिशन टाइप में मेरिट बेसिस होना ज़रूरी है। यहाँ मैनेजमेंट कोटा या स्पॉट एडमिशन की प्रविष्टि करने पर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होती। उसी प्रकार मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर कोर्स का चयन करना अनिवार्य है। कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स का चयन करने पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही आपको कक्षा का चयन कर गवर्नमेंट छात्रावास में रहते हैं तो हॉस्टलर का चयन करना है, अन्यथा डे स्कॉलर का चयन करना है। हॉस्टलर का चयन करने पर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से एक सर्टिफिकेट बनवाकर स्कॉलरशिप फॉर्म में अटैच करना होता है। यह प्रमाण पत्र नहीं होने पर हॉस्टलर नहीं माना जाता है। यहाँ पर कई विद्यार्थी गलतियाँ कर जाते हैं। कई विद्यार्थी तो प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में रहने के कारण यहाँ पर हॉस्टलर भर देते हैं। प्राइवेट हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी हॉस्टलर नहीं होते। हॉस्टलर भरने के बाद में फॉर्म जमा नहीं होने पर उसे सुधरवाने के लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह प्रीवियस कंप्लीट कोर्स डिटेल में उन्हें विगत वर्ष में उत्तीर्ण किए गए सर्टिफिकेट की प्रविष्टि करनी होती है, यह भी अनिवार्य है। साथ ही लास्ट ईयर का मार्कशीट स्कैन कर अपलोड करना पड़ता है। आप चाहें तो मोबाइल से सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींचकर भी अपलोड कर सकते हैं। चौथा चरण बैंक डिटेल का होता है। इसे बहुत ही सावधानी से एंटर करना होता है, खासकर IFSC कोड। कई विद्यार्थी यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं, जिसके कारण उनका छात्रवृत्ति रुक जाता है, उनके खाते में पैसे नहीं आ पाते। तो यहाँ पर सावधानीपूर्वक बैंक खाते का विवरण एंटर करें और ध्यान दें कि वह खाता आधार कार्ड से ज़रूर लिंक हो। एक से अधिक बैंक अकाउंट होने पर पूर्व में मैंने बता दिया है कि आपको किस अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है, इसे कैसे चेक करना है।
पांचवा चरण है कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, यानी कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का। इसे आपको लोक सेवा केंद्र से प्राप्त कर उसके सर्टिफिकेट या रेफरेंस नंबर को एंटर करना है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्थायी हो और यदि अस्थायी हो तो वह 6 महीने की अवधि का हो, अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति रिजेक्ट हो जाएगी। जाति प्रमाण पत्र का स्थायी सर्टिफिकेट एसडीएम या राजस्व के अनुविभागीय अधिकारी जारी करते हैं और तहसीलदार अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं जो 6 महीने तक वैलिड होते हैं। 6 महीने के भीतर इसे एसडीएम ऑफिस में प्रस्तुत कर स्थायी बनवाना होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ का होना चाहिए तभी मान्य है। छत्तीसगढ़ से बाहर का निवास प्रमाण पत्र होने पर यानी राज्य से बाहर होने पर उनको ऑफलाइन छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। उसके लिए संबंधित विद्यार्थी ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म ना भरकर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। छठवां चरण है इनकम सर्टिफिकेट का। इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपका इसी वर्ष का होना चाहिए। इसी वर्ष का इनकम सर्टिफिकेट नहीं होने पर आप छात्रवृत्ति के लिए अपात्र हो जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से यह ध्यान दें कि आपका इनकम सर्टिफिकेट इसी सत्र का हो। इसमें एनुअल इनकम यानी कि आय को एंटर कर उसके एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को एंटर करना पड़ता है। मज़े की बात तो यह है कि यदि 5वें और 6ठे चरण में आपने तीनों सर्टिफिकेट ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र से बनवाए हैं तो उनके रेफरेंस नंबर को टाइप करने से यह प्रमाण पत्र अपने आप आपके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म से लिंक हो जाता है। आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक ख़ास बात और है, कई विद्यार्थी पहले स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करा देते हैं, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, जिसके कारण होता यह है कि आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ राशि का इनकम दर्ज होता है और आपका इनकम सर्टिफिकेट कुछ दूसरे राशि का बनता है, जो कि अलग अलग होने के कारण उसे सुधरवाने के लिए फिर से विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। इसी रस्साकसी में विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करने से चूक जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन कराने के पूर्व आप इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरें। सत्र 2022-23 के लिए इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र से संबंधित एक खास अपडेट यह है कि आपको एक पाठ्यक्रम के दौरान केवल एक बार ही इनकम सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मतलब कि यदि आप स्नातक के प्रथम वर्ष में इनकम सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं तो आपको स्नातक पाठ्यक्रम तक तीनों वर्षों में आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना नहीं पड़ेगा। पर हाँ, यदि इस संबंध में आपको शपथ पत्र देना पड़ सकता है कि मेरी या मेरे परिवार की आय उतनी ही है। उसी तरह आप स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में आय प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो दूसरे वर्ष में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में मैंने पूर्व में भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसे स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के पूर्व ज़रूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 7वां और अंतिम चरण लॉक एप्लीकेशन का होता है, जहां स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट होने पर लॉक किया जाता है। लॉक किया जाने से आपका यह फॉर्म ऑनलाइन रूप से आपके अध्ययन किए जाने वाले संस्था के पास फॉरवर्ड हो जाता है। लॉक किए जाने के पश्चात आप आवेदन में कोई सुधार नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लॉक करने के पहले आपने सारी एंट्रियां सावधानी से एंटर करी हों और उसका मिलान भी सही तरीके से कर लिया हो। मिलान करने पर सही होने पर ही स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करें एवं उसका प्रिंट निकाल लें। भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रति अपने पास भी सुरक्षित रखनी चाहिए। नवीनीकरण के लिए मुख्य तथ्य, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि नवीनीकरण का मतलब आप
विगत वर्ष यदि किसी पंजीकृत कोर्स के प्रथम वर्ष में अप्लाई कर इस वर्ष द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रकरण नवीनीकरण या रिन्यूअल कहलाता है। इसमें पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। एकेडमिक डिटेल में एडमिशन डेट, कोर्स, करेंट कोर्स, लास्ट ईयर एग्ज़ाम डिटेल, प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स डिटेल बदलने होते हैं। इनरोलमेंट डेट और इनरोलमेंट नंबर को आपको नहीं बदलना है। एसएससी क्लास डिटेल नहीं बदलने हैं। और हाँ, यदि हॉस्टलर में परिवर्तन हुआ है तो उसे हॉस्टलर या नॉन हॉस्टलर, जिसको डे स्कॉलर कहते हैं, कर सकते हैं। एनुअल इनकम या वार्षिक आय के संबंध में एक शपथ पत्र देना होगा कि मेरी आय उतनी ही है, इसे बदलना नहीं है। बैंक डिटेल, आप एक बार पुनः बैंक डिटेल को चेक कर लीजिए, जैसे IFSC कोड, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर आदि। आपको लगता है कि मेरे को दूसरे अकाउंट में छात्रवृत्ति चाहिए तो आप उसे बदल सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस या अस्थायी पता यदि आपका चेंज हुआ है तो उसे बदल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस को बदलने की आवश्यकता नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल, यदि पिछले वर्ष आपका कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र अस्थायी रहा हो तो उसे इस वर्ष के जाति प्रमाण पत्र से चेंज कर दें। प्रमाण पत्र के हिसाब से सर्टिफिकेट नंबर एवं सर्टिफिकेट डेट को बदल देवें। लोक सेवा केंद्र से बना होने के कारण इसे स्कैन कर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, मेरे ख्याल से सभी छात्र विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के निवासी होते हैं, इसलिए उन्हें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट डिटेल, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में इस वीडियो में बता चुका हूँ। नवीनीकरण के लिए इसे आपको नहीं बदलना है, केवल एक शपथ पत्र जमा करना है। इन सब डाटा को बारीकी से चेक करने के बाद आप एप्लीकेशन को लॉक कर प्रिंट निकाल लें। यहाँ पर नवीन प्रकरण हो या नवीनीकरण प्रकरण हो, मैंने सारी जानकारी बता दी है। एक बार एप्लीकेशन को लॉक करने के बाद आप उसे प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें एवं उसकी एक प्रति महाविद्यालय या संस्था में जमा करें। साथ ही संस्था द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दस्तावेजों को उचित क्रम में जमा कर संस्था द्वारा निर्धारित स्थान पर निर्धारित तिथि पर जमा करना सुनिश्चित करें। आपको यहाँ यह नहीं देखना है कि पोर्टल पर लास्ट डेट कब दिखा रहा है। आपको अपनी संस्था द्वारा दिए गए अंतिम तिथि का पालन करना है, क्योंकि संस्थाओं में भी इस प्रत्येक एप्लीकेशन फॉर्म पर बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तभी जाकर आपका एप्लीकेशन सैंक्शन होता है। एक बहुत ही ख़ास बात और, यदि आप लोगों में से किसी ने नेशनल स्कॉलरशिप या कोई अन्य स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन न करें। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है या कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।